नमस्कार। अभी तो 2014 के लोकसभा चुनावों को 2 ही साल हुए हैं, मगर अभी से लोगों को 2019 की दस्तक सुनाई दे रही है। एबीपी न्यूज की इस खास पेशकश में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से इन चुनावों की दस्तक जो है या गूंज 2019 तक सुनाई दे सकती है। मगर बड़ी बातें क्या रही आज के दिन भर के राजनीतिक घटनाक्रम में, उस पर निगाह डालते हैं। बीजेपी के अच्छे दिन, कांग्रेस के बुरे दिन। यकीनन असम में पहली बार बीजेपी की सरकार बनेगी। बंगाल में ममता बनर्जी की वापसी, तमिलनाडु में जयललिता, केरल में लेफ्ट की जीत, मगर कांग्रेस की हार, यूडीएफ की हार। इसके अलावा विकास की विचारधारा की जीत हुई, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा। और जैसे कि अमित शाह ने कहा कि 2019 के लिए मजबूत नींव पड़ गई है कांग्रेस मुक्त भारत। जनता के फैसले का सम्मान करते हैं राहुल गांधी का बयान, क्योंकि उन पर लगातार दबाव बढ़ गया है। तो सवाल यही किया जा रहा है कि कहने को अभी 3 साल बाकी हैं, मगर कांग्रेस मुक्त भारत का सपना जो बीजेपी का है, उसकी नींव पड़ती दिखाई दे रही है। 2014 में 44 सीटों पर सिमट के और अब राज्यों में भी कांग्रेस का धीरे धीरे जो है जनाधार खत्म हो रहा है। देश के उत्तर पूर्व में पहली बार बीजेपी ने जीत का डंका बजा दिया है। उत्तर पूर्वी राज्य असम में पहली बार कमल खिला है और इस जीत का सेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के सिर बांधा जा रहा है। असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तो कई लोगों के लिए वैसा ही आश्चर्य है जैसा कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी सरकार में हिस्सेदार है। बीजेपी के लिए असम की जीत का ये लम्हा ऐतिहासिक है, क्योंकि बीजेपी ने न सिर्फ 15 सालों से असम में एक छत्र राज कर रही कांग्रेस का किला ढहा दिया है, बल्कि 5 साल के अंदर ही 5 सीटों से वो सीधे सत्ता के सिंहासन तक जा पहुंची है। और यही वजह है कि इससे पहले गुवाहाटी में बीजेपी के दफ्तर में कभी ऐसी रौनक नजर नहीं आई। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने असम की 14 में से आधी सीटें जीती थी। तब बीजेपी को असम में 34% वोट मिले थे और लोकसभा चुनाव के ठीक 2 साल बाद अब बीजेपी ने असम की सत्ता पर पूर्ण बहुमत के साथ अपना कब्जा जमा लिया है। इस चुनाव परिणामों से साफ हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की विकास की जो विचारधारा है, सामान्य मानवी के जीवन में बदलाव लाने का जो अथक प्रयास है, उसको देश की जनता भली भांति सराह रही है, स्वीकार कर रही है और समर्थन कर रही है। बीजेपी ने असम में कांग्रेस को हराने के लिए क्षेत्रीय पार्टी असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के साथ गठबंधन किया था। सहयोगी पार्टियों के साथ बीजेपी ने असम में 40% से ज्यादा वोट हासिल किए हैं और यही वजह है कि अब बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी असम की इस जीत को 2019 के आम चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के लिए एक स्टॉन्च फाउंडेशन डालने का काम ये सभी राज्यों में किया है और ये जो नींव, सशक्त नींव पड़ी है, उस पर 2019 तक मुझे भरोसा है कि हमारी कैडर एक मजबूत विजय की इमारत बनाने में सफल होगी और भारतीय जनता पार्टी 2019 के चुनाव में ये सभी राज्यों में एक बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करेगी। दरअसल बीजेपी ने पिछले 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही दक्षिण और उत्तर पूर्व के राज्यों में अपनी पैठ बढ़ाने की रणनीति बनाई थी, ताकि हिंदी भाषी राज्यों में होने वाले चुनावी नुकसान की भरपाई इन राज्यों से की जा सके। जिन 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और असम में चुनाव के नतीजे आए हैं, वहां लोकसभा की कुल 116 सीटें हैं।
जिनमें से अभी सिर्फ 10 सीटें ही बीजेपी के पास है। इसीलिए इन राज्यों में बीजेपी का वोट बढ़ने से अब उसे 2019 के अगले लोकसभा चुनाव में अपनी सीटें बढ़ने की उम्मीद है। जब मैं अध्यक्ष बना तब भारतीय जनता पार्टी की टीम ने एक लक्ष्य रखा था कि 7 राज्य नीचे से केरल, तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना, उड़ीसा, बंगाल और आसाम, ये 7 राज्यों में हम पार्टी के संगठन का विस्तार करेंगे। मुझे आज कहते हुए हर्ष है कि लगभग 17-18 महीने के समय के अंदर हम ये काम बहुत अच्छे से कर पाए हैं और इसको हमारे कार्यकर्ता आगे पर भी करेंगे। मेघालय में एक उपचुनाव था, वो भी एनडीए ने बहुत अच्छे से जीता है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 10% से ज्यादा वोट मिले हैं और उसने 3 विधानसभा सीटें भी जीती हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहां 17% वोट मिले थे, जबकि 2011 के विधानसभा चुनाव में महज 4% वोट मिले थे। हालांकि लोकसभा चुनाव के मुकाबले बीजेपी को 7% वोट का नुकसान हुआ है, लेकिन विधानसभा चुनाव में ये घाटा मायने नहीं रखता, क्योंकि इन चुनाव में क्षेत्रीय दल ज्यादा वोट ले जाते हैं। यही वजह है कि इस चुनाव में ममता बनर्जी का वोट प्रतिशत 39 से बढ़कर 47% हो गया है। जाहिर है असम ही नहीं, पश्चिम बंगाल, केरल समेत बाकी राज्यों में भी बीजेपी ने अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत की है। ये सच है कि बीजेपी को तमिलनाडु से लेकर पश्चिम बंगाल तक सीटें ज्यादा नहीं मिली, लेकिन बीजेपी का वोट बैंक पहले से ज्यादा मजबूत जरूर हुआ है और इसीलिए 2019 में दोबारा बीजेपी केंद्र में अपनी दावेदारी मजबूत मान रही है। जिसको जो वोट मिल रहे हैं 2019 में उन वोटों का कोई महत्व नहीं होगा। उस वक्त सारी चीज़ें नए सिरे से तय होंगी, सारी रणनीति नए सिरे से तय होगी। हर राज्य का मतदाता मंडल नए सिरे से सोचेगा और उसमें एक नया फैक्टर होगा जो आज हमें नहीं दिख रहा है, वो होगा केंद्र सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी। ये असंभव है कि 5 साल के शासन के बाद केंद्र सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी ना हो। एंटी इनकम्बेंसी ज़रूर होगी, वो किस शिद्दत की होगी, कितनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी होगी और उस एंटी इनकम्बेंसी का जो क्षेत्रीय शक्तियां अपने अपने राज्यों में किस तरीके से लाभ उठाएंगी, कैसे उनकी चुनावी मुहिम चलेगी, ये सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है। दरअसल यहां पे जिस एंटी इनकम्बेंसी का जिक्र किया जा रहा है, उस एंटी इनकम्बेंसी को शक्ल देने के लिए हमें एक चेहरे की जरूरत भी होगी। सवाल यह कि 2019 में वो कौन सा सियासी चेहरा होगा जो मोदी को चुनौती दे रहा होगा, क्योंकि कांग्रेस तो कम से कम अब तक बिखरती नजर आ रही है, फैसलों की कमी और दिशाहीन दिख रही है। भाजपा के नीतियों से जो सहमत नहीं, संघ के सिद्धांत से जो सहमत नहीं, वैसे लोगों को आपस में अधिक से अधिक एकजुटता स्थापित करनी पड़ेगी। हम तो प्रारंभ से बोल रहे हैं, तो जिस एकजुटता की बात करते हैं उस एकजुटता में ममता बनर्जी जी तो हैं ही, और हम लोगों का तो बिहार, बंगाल, अगल बगल पड़ोस का भी है, तो प्रसन्नता है। 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद सामने आए नीतीश कुमार के इस बयान के अपने मायने हैं। दरअसल नीतीश का ये बयान 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के खिलाफ घेराबंदी और विपक्षी पार्टियों की रणनीति की तरफ साफ इशारा है। 5 राज्यों के इन चुनाव नतीजों से भी साफ है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में बुरी तरह हारी कांग्रेस तेजी से अपनी साख खो रही है, वहीं बीजेपी का दबदबा और बड़ा है। ऐसे में सूबों पर राज कर रहे बड़े क्षेत्रीय नेता ही अब बीजेपी के मुकाबले में खड़े नजर आ रहे हैं। बीजेपी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी बन के उभर के आई है और उनके पास नेता है, उनके पास प्रोडक्ट है, उनके पास संगठन है और उनके पास स्लोगन है। अब सवाल ये बनता है कि कांग्रेस चूंकि करीब करीब निपट गई है, तो चुनौती कौन देगा? और चुनौती जो 4-5 बड़े राज्य हैं जहां पर रीजनल पार्टीज हैं, उनमें से एक सतरफ देगा। पार्टी तेज गति से हिंदुस्तान के सभी भूभाग पर जन स्वीकृति प्राप्त कर रही है। यह लोकतंत्र के लिए मैं एक उत्तम नजरिया मानता हूं। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान से जाहिर है कि बीजेपी अभी से
2019 के अगले लोकसभा चुनाव के लिए अपनी जमीन तैयार कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर कौन सा नेता 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देगा। लेकिन हम बहुत छोटा आदमी है। मैं पहले आपको बधाई देना चाहूंगी। रजत जी भी आपको इंटरव्यू में हमारा पहले से उसका जान पहचान है, हमारा शुभकामना उसको भी देना है। और हम बहुत छोटा आदमी है, हम छोटे से काम पसंद करते हैं। अगर देश का कभी काम की जरूरत है, मैं भी हेल्थ मिनिस्ट्री में काम किया, कोल मिनिस्ट्री में काम किया, वुमेन चाइल्ड में काम किया, यूथ स्पोर्ट्स में काम किया। हम सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत दिन काम करके आए। तो अगर कभी जरूरत होगा तो हम काम कर सकते हैं, बंगाल को काम करने, लेकिन मेरे को अभी बंगाल में काम करने दीजिए। ममता बनर्जी भले ही प्रधानमंत्री पद की रेस से फिलहाल खुद को अलग रख रही हैं, लेकिन वो इस बात से भी इनकार नहीं कर रही कि भविष्य में वो बीजेपी के खिलाफ बनने वाले गठबंधन की कोशिश में लगे नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएंगे। अभी ट्रेंड ने कब बात किया है? वो तो कांग्रेस के साथ में जाके जो दोस्ती बनाया, केरला में कुश्ती इधर में दोस्ती। ये देखिए कांग्रेस पूरा एक अलायंस का फ्यूचर नष्ट कर दिया है। ये इलेक्शन में सीपीएम का साथ मिलकर पॉलिटिकली बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। जो ब्लंडर में इसका गलती पॉलिटिक्स के लिए असम में देखो इतना हार हुआ कांग्रेस को, केरला में हार हुआ, और बंगाल में जो सीट था सीपीएम वो मिलजुल के उसको भी कुछ नहीं कर पाया। अगर प्रधानमंत्री पद की रेस के लिए राज्य के नेताओं पर नजर डालें तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ईमानदार छवि वाले नेता माने जाते हैं। वो केंद्र के अनुभव से लैस हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे लालू यादव के साथ वो बिहार में सरकार चला रहे हैं। ममता बनर्जी अनुभवी हैं और कामयाब नेता हैं, लेकिन वो राजनीति में अलग थलग ही नजर आती हैं। जयललिता तमिलनाडु में दूसरी बार जीत के साथ एक दावेदार हैं, लेकिन उनकी सेहत उनका साथ नहीं दे रही। उधर उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी अपनी निर्विवाद छवि के साथ खड़े हैं, लेकिन उनका सूबा छोटा है और उनके पास लोकसभा की ज्यादा सीटें नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इस रेस में है, लेकिन उनका भी एक सीमित दायरा है। देखिए, जो नीतीश कुमार का व्यक्तित्व है वो ज़्यादा नरेंद्र मोदी के खिलाफ कामयाब होता है, क्योंकि देखिए बिहार में वो पूरा का पूरा चुनाव जो थे भाजपा, अमित शाह के मैनेजमेंट, नरेंद्र मोदी की तकरीरों के खिलाफ लड़े। बंगाल में आप देखिए तो ममता बनर्जी किससे लड़ रही थी? उनका तो कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज के साथ में उनका टकराव था। भाजपा उस तरह से पिक्चर में थी नहीं, ना भाजपा को वहाँ कोई बहुत ज़्यादा ज़मीनी हैसियत है। तो मुझे लगता है कि जो रिसोर्सेज की बात करें, एक अपनी उसकी शैली की बात करें, जिस तरह की जो भाषण देने की कला होती है और तमाम चीज़ें, जो कास्ट की भी जो इक्वेशन पूरे देश में मायने रखती हैं, तो वो नीतीश कुमार का पल्ला बिल्कुल भारी है। ममता बनर्जी को भी बहुत समय लगेगा। जहां तक आसाम का सवाल है, पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर पूर्व में अपनी सरकार बनाई है। मैं मानता हूं कि उत्तर पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत अच्छे समाचार है और पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इससे आनंदित हुआ है। बंगाल के अंदर भी 2011 के विधानसभा चुनाव के अंदर हमें 4.6% वोट मिला था और इस चुनाव में हमें 10.7%, करीब 11% वोट मिला है। फिलहाल देश के 9 राज्यों में बीजेपी की अपने दम पर सरकार है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत इन 9 राज्यों में देश के 35.6% लोग रहते हैं। अगर इनमें उन राज्यों को भी जोड़ दे जहां बीजेपी ने गठबंधन सरकार बना रखी है तो ये आंकड़ा और भी बढ़ जाता है। आंध्र प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश में 7.55% जनता रहती है। अगर बीजेपी और बीजेपी गठबंधन वाले राज्यों को जोड़ दें तो देश की 43.1% जनता उन राज्यों में रहती है जहां बीजेपी और उसके गठबंधन की सरकारें हैं। और यही वजह है कि 5 राज्यों में बीजेपी के बेहतर प्रदर्शन के बाद अब बीजेपी भी 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए खुद को और ज्यादा मजबूत दावेदार मान रही है। दरअसल किसी भी एंटी बीजेपी फ्रंट या मोर्चे की रीढ़ अमूमन माना जाता है कि कांग्रेस को होना चाहिए।
मगर जब पार्टी इस तरह से बिखराव की ओर बढ़ रही है, जब राज्यों में उसका आंकड़ा पूरे देश में महज 7% तक सीमित रह गया हो, तो कैसे चुनौती दे सकती है वो बीजेपी को? महात्मा गांधी जी के जीवन के अंतकाल में इच्छा थी इस देश में से कांग्रेस को बिखेर दिया जाए। साल 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने इसी तरह की कांग्रेस मुक्त सरकारों की कल्पना की थी, लेकिन बीजेपी को साथ ही साथ ये मलाल भी रहेगा कि बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे बड़े आबादी वाले राज्य उसकी पहुंच से अब दूर ही रह गए हैं, क्योंकि यहां पर वो चुनाव नहीं जीत सकी। हालांकि अब बड़ा दांव उत्तर प्रदेश पर है, जहां अगले साल चुनाव होने हैं। अगर यूपी में लोकसभा चुनाव का प्रदर्शन बीजेपी दोहरा पाती है तो फिर लगभग 2/3 भारत उसकी मुट्ठी में आ सकता है और शायद 2019 का लोकसभा चुनाव भी। अमित शाह ने कहा कि साहब बिल्डिंग बना रहे हैं और उसमें हमारे लिए मजबूत हम नींव होगी, ऐसा नहीं है। इतना मान सकता हूं कि मैंने आपने नींव का एक गड्ढा खोद दिया है, थोड़े बहुत गिट्टी डाल दी है, लेकिन उसके ऊपर जो बड़े पत्थर रखने हैं, बड़े ईंटें रखने हैं, वो उत्तर प्रदेश चुनाव से शुरू होंगे, वो असम से नहीं शुरू होंगे। इस वक्त देश की 41.16% जनता उन राज्यों में रहती है जहां ना तो बीजेपी की और ना ही कांग्रेस की सरकार है। इनमें सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां अगले साल चुनाव होने हैं। कुल मिलाकर इस वक्त देश की 43.1% जनता एनडीए शासित राज्यों में, 15.58% यूपीए शासित राज्यों में और अन्य 41.16% अन्य पार्टियों शासित राज्यों में रहती हैं। अब इस साल किसी और राज्य में तो कोई चुनाव नहीं है, लेकिन अगले साल देश के 7 राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और गोवा में चुनाव होने वाले हैं। खास बात यह है कि इन सभी राज्यों में फिलहाल कांग्रेस की जीत की उम्मीदें बेहद फीकी हैं। ऐसे में अगले साल बीजेपी के जीत के सपने का और ज्यादा विस्तार हो सकता है, लेकिन अब बीजेपी का असली इम्तिहान तो 2019 के आम चुनाव में ही होना है। अगर सवाल ये कि क्या कांग्रेस बदलेगी, अब दिग्विजय सिंह के इस ट्वीट पर गौर कीजिए जो अभी कुछ देर पहले उन्होंने किया है। आज के नतीजे निराश करने वाले हैं, लेकिन चौंकाने वाले नहीं हैं। हमने बहुत आत्मचिंतन कर लिया, क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि हम बड़ी सर्जरी करें? तो सवाल ये कि सर्जरी किस तरह की? वो पार्टी जो 10 जनपद के लक्ष्मण रेखा को लांघने को राजी नहीं है,